नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विधेयक के बारे में जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग शुरू करेंगे इस बात से कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो पुरुष और महिलाओं के बीच बहुत अंतर था। पुरुषों की जो भागीदारी थी राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, समाज में, इकोनॉमी, पढ़ने लिखने में, यहाँ तक कि हर चीज़ों में उनकी भागीदारी महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। तो किसी भी देश को विकसित करने के लिए या विकासशील अवस्था में लाने के लिए या गरीबी से बाहर करने के लिए आबादी की पूरी जितनी आबादी होती है, यानी कि 100% आबादी को कर्मशील बनाना पड़ता है, कार्यशील बनाना पड़ता है। उनकी एनर्जी को वर्क फोर्स के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, मानव संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमने आधी आबादी को इस मुहिम से दूर रखा, इस व्यवस्था से दूर रखा कि उनसे हम काम नहीं ले पाए। उनको हमने राजनीति में वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थीं। शायद अगर तब महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सा बनाया गया होता जितना कि पुरुषों ने प्रतिभाग किया। जो हमने स्वतंत्र भारत का सपना देखा, जब स्वतंत्र भारत हुआ उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वह न्यूनतम और न्यूनतम थी, नगण्य थी, न के बराबर थी। आप सोचिए कि तब से लेकर के आज तक महिला प्रधानमंत्री सिर्फ एक हुई, इंदिरा गांधी। महिला सांसदों, महिला विधायकों की स्थिति अगर नंबर में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही कम है। 100% अगर मान लीजिए कि चुने जा रहे हैं, उसमें से 10%, 5%, 15%, 20% से ऊपर कभी नहीं गया। 15% से आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जबकि आज महिला विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक जो कि अभी लाया गया है संसद के द्वारा, अगर हम उसकी बात करें आज की डेट में कि कितनी महिलाएं सांसद हैं, तो उनकी भी स्थिति आप देखेंगे आज की डेट में तो ना के बराबर, 15.2% के आसपास है। 545 सांसदों में, 543 सांसदों में, जिसमें 2 को एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इस इतनी भारी भरकम संख्या में सिर्फ 78 चुन करके आई थी इस 2019 के लोकसभा में। आप सोच करके देखिए कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। और इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जो दुनिया हमसे हर पल कंपीट कर रही होती है, उस दुनिया से हम लोग अकेले कैसे कंपीट कर पाएंगे, यह सोचना तो बहुत मुश्किल है। जब इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि हमने आधी आबादी को व्यवस्था से दूर रखा हुआ है। जो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है, पंचायत की सबसे बड़ी संस्था होती है जिसे संसद कहते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। 100 सीटों में 15 महिला हों, 85 पुरुष हों, तो आप सोच सकते हैं कि ये व्यवस्था किसके माइंडसेट के हिसाब से चलेगी। सदियों से भारत पुरुष प्रधान देश रहा है, लेकिन समय की मांग के अनुसार हमें भी अपनी व्यवस्था में, अपनी सोच में, अपनी सिचुएशन में बदलाव कर लेना चाहिए। तो आज वो व्यवस्था, आज वो समय की मांग है कि हम लोग राज्यसभा से और लोकसभा से महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो विधेयक है उसे हम पास कर चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो विषय है वह है महिला आरक्षण। कहाँ पर महिला आरक्षण देना है इस बात को समझिए। जैसे नौकरी पेशा में करना है तो वो तो है ही, लेकिन राजनीति में, प्रतिनिधि चुनने में जो महिलाओं की संख्या वो बहुत कम है। इसलिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं को प्रतिनिधि बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसकी शुरुआत आप देखेंगे 1996 में सबसे पहले हुई थी। उस समय HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। 1996 में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार लाया गया और
यह जो विधेयक लाया गया था लोकसभा में लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि महिलाओं को भी लोकसभा में प्रतिनिधि बनाया जाए, उन्हें भी राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। हम अकेले क्यों शासन करें, हम अकेले क्यों नियम बनाएं इस देश के लिए? आप भी बनाइए, आप भी घर चलाती हैं, आपको भी सिचुएशन का हर चीज़ का आपको पता है, ज्ञान है, आप भी राजनीति में आइए, स्वागत है आपका। इसीलिए 1996 में लाया गया था, 1996। आप सोच करके देखिए 47 में आज़ाद हुआ और कहाँ हम आकर के जगह हैं, 1996 में आके जगह हैं। पेपर में आप देखेंगे, टीवी में देखेंगे, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जितने भी आपके पास सोर्स हैं, वो जो न्यूज़ आपके यहाँ तक आ रही, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 27 वर्षों बाद जा कर के हमारा विधेयक पास हुआ है। आप 27 वर्षों की बात कर रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब जा कर के आज ये पास हो रहा है। हम कितने पीछे हैं, इतना भी पीछे होना ठीक नहीं है। अगर शायद उस टाइम पे हम लोग उनको भी अपने साथ ला करके खड़ा कर दिए होते तो आज हम अमेरिका से, चीन से टक्कर कर रहे होते, क्योंकि हमने उनको वो स्थान नहीं दिया जिस स्थान के असली हकदार वो थे। हम तो नियम बनाने वाले थे, हम लोग कर सकते थे पर नहीं किए, दुर्भाग्य रहा। अब जा कर के वो समझिए कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि अमृतकाल है, वास्तव में अमृतकाल की शुरुआत है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अमृतकाल की शुरुआत जब महिलाओं को आप वो सम्मान देंगे जिस सम्मान के असली हकदार हैं वो, तो स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं कि युग जो है परिवर्तन का युग है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 1996 में देवगौड़ा साहब की सरकार में सबसे पहले लोकसभा में लाया गया तो वहाँ पर पास नहीं हुआ। उसके बाद 98 में लाया गया, वहाँ पर भी पास नहीं हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं 2000 में, वो भी पेश करते हैं। फिर 2002 में आता है, नहीं पास होता है ना, 2002 में आता है, वहाँ पर भी विरोध ये सब के कारण नहीं होता। 2004 में आता है, 2008 में आता है, नहीं पास होता है। तो फाइनली 2010 में राज्यसभा में लेकर के आया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। 2010 में राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में फेल हो जाता है, नहीं पास होता है। ये कारण क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे आप मत जाइए। आप सोचिए कि हमने महिलाओं को उस अधिकार से वंचित रखा जिसका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला। फाइनली 2010 के बाद आज अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में, लोकसभा में यह विधेयक विशेष सत्र के द्वारा, विशेष इसको बोलते हैं स्पेशल सेशन, विशेष सत्र के द्वारा, यानी कि सत्र नहीं चल रहा है, उसके बाद भी सत्र बुलाया गया जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें होती हैं, अलग अलग चर्चा होता है। उसमें एक मुद्दा रखा जाता है कि हम लोग इस पर बात करेंगे, नहीं तो वैसे नॉर्मली सेशन चलते हैं, जैसे मानसून सत्र है ना, शीतकालीन सत्र है, ये सब सत्र चलते हैं। तो पर जब सत्र नहीं चल रहा होता और कोई काम अधूरा रह गया, उसे पूरा करना है, या नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसे बहुत ज़रूरी काम करना है संसद को, तो विशेष सत्र के माध्यम से उसे कर सकते हैं। तो विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र के द्वारा इस लोकसभा में जो कि लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया और वह विधेयक संविधान संशोधन का था। और वो संविधान संशोधन किस लिए था? महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। महिलाओं को किस लिए आरक्षण देना था? कि जो लोकसभा है उसमें सांसद बनाने के लिए 33% उनके लिए आरक्षण देने के लिए, यानी सीटें रिजर्व करने के लिए, कि जितनी भी सीटें होंगी उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। मतलब 33% सीटों पर पुरुष नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ महिला चुनाव लड़ेंगी उस पर। यह होता है रिजर्वेशन, आरक्षण। तो 33% सीटें महिलाओं के लिए इस विधेयक के माध्यम से रिजर्व की गई, आरक्षित की गई। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया और इस विधेयक का नाम इन्होंने रखा, क्या रखा? नारी शक्ति वंदन विधेयक। नारी शक्ति वंदन
विधेयक यानी कि नारी शक्ति को हम पूज रहे हैं, नारी शक्ति का हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा विधेयक है, वास्तव में प्रणाम करने योग्य है। इसलिए क्योंकि जिन्हें हम अधिकार से वंचित किए थे आज उन्हें अधिकार मिल रहा है। काफ़ी परिवर्तनशील व्यवस्था चल रही है इस समय। तो 2023 में दिनांक था 20 सितंबर, जिसमें लोकसभा में इसे पेश किया गया और चर्चा हुआ। चर्चा होने के उपरांत इसे लोकसभा से पास कर दिया गया। सारे दलों ने सब मिल करके इसे आम सहमति से वोटिंग किए और 454 प्लस 2 यानी कि 456 सदस्य थे। 456 सदस्य में इसके पक्ष में, इस विधेयक के पक्ष में 454 लोगों ने वोट किया। सिर्फ 2 लोग रह गए जिन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक के विरोध में वोटिंग की, और उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। उनका नाम है AIMIM के चीफ ओवैसी साहब, और उन्हीं की पार्टी के एक और सांसद हैं, लोकसभा सांसद इम्तियाज़ अली। दोनों लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया, यानी इसके पक्ष में इन्होंने वोट नहीं किया। उनका व्यक्तिगत विचार है, कुछ विचार से असहमत होना भी ठीक है। उसके बाद जब 20 सितंबर को यह लोकसभा से पास हो गया तो यह बिल पहुंचा कहां पर? राज्यसभा में, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। मैं अक्सर जो है आपको बताता हूं कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके कहते हैं। तो लोकसभा से पास हुआ तो विधेयक कहाँ गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में 21 तारीख को पहुंचा, यानी 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में 214 मेंबर थे। कितने मेंबर? 214 मेंबर थे उपस्थित, और 214 में से 214 ने इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग किया। किसी ने इसके विरोध में वोटिंग नहीं की। ठीक है, सभी लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग किया, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यह पास हो गया। ठीक है, अब आइए, जब यह पास हो गया तो इसके आगे की बात क्या होगी? पास हो गया तो अब यह राज्य की विधानसभाओं से पास होगा। राज्य की विधानसभाओं से भी इसे, जो जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 50%, यानी कि अगर मान लीजिए कि 28 विधानसभा हैं, 28 में से 14 50%, यानी कि 14 जो विधानसभाएं हैं, यहाँ से इस विधेयक को पास होना जरूरी है। सभी लोग एक मत हैं, सभी लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग किया है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा में इसे पास हो जाना स्वाभाविक है और पास हो जाना चाहिए। समय की मांग है। जब विधानसभाओं से पास हो जाएगा उसके बाद यह कानून राष्ट्रपति के यहाँ मतलब यह विधेयक राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। तो राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर हो जाएगी तो यही जो विधेयक है, जिसे आप नारी शक्ति वंदन विधेयक कहते हैं, यही विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा और वो कानून बन जाएगा। अब ये कानून लागू कब होगा? जब बन जाएगा लागू कब होगा? तो जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कहा कि हम परिसीमन कराएंगे। क्या कराएंगे? परिसीमन और जनगणना। देखिए, जनगणना तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जनता की गणना करना कि कितनी हमारी संख्या हो चुकी है। हर 10 साल पर जनगणना होती थी। 2011 में फाइनली लास्ट में अंतिम बार 2011 में हुआ। 2021 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड था, तो 2021 में नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 25-26 देखिए कब होता है। जब भी होगा उसके बाद ही इस विधेयक को कानूनी रूप दिया जाएगा, तभी यह लागू होगा। और परिसीमन क्या होता है? परिसीमन होता है कि किसी सीट को, अगर किसी सीट पर मान लीजिए कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद है। 10 लाख जनसंख्या पर कितने सांसद हैं? एक सांसद है। अब मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ गई, भाई 10 साल में जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ गई और 20 लाख हो गए। 20 लाख जनसंख्या हो गई, फिर भी एक ही सांसद है। तो एक सांसद इन लोगों को उतना सुविधा नहीं दे पा रहा है या देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो परिसीमन के माध्यम से, यानी कि दोबारा इसका रीचेक होगा कि कितनी जनसंख्या और कितने सांसद इसको चाहिए इस जनसंख्या के लिए, तो उसी को बोलते हैं परिसीमन। तो परिसीमन जब होगा, यानी कि जनसंख्या का एक बार विधिवत जो है विवरण दिया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि इतनी जनसंख्या और इतने और सांसदों की बढ़ोतरी की ज़रूरत है।
जब ये सब हो जाएगा तब जाकर के सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी 545 सांसद हैं, ठीक है, सीटें हैं। तो जनसंख्या ये कब की है? जब पहला परिसीमन हुआ था तब। अब बढ़ी नहीं, अब जा कर के परिसीमन होगा, यानी कि 2026 में या 2031 में जब भी जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब जाकर कि इस सीट को बढ़ाया जाएगा। इसी को बोलते हैं परिसीमन। जब बढ़ाया जाएगा तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। कितनी सीटें? 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। अब ये जो 33% सीटें हैं वो आरक्षित होंगी महिलाओं की। तो महिलाओं में भी आप जानते हैं कि जनरल होती हैं, ओबीसी होती हैं, एससी होती हैं और एसटी होती हैं, जैसा कि सामान्य रूप से हमारी ये सामाजिक संरचनाओं में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एक कैटेगराइजेशन किया गया है और कैटेगरी बांटी गई है। तो इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग आएंगे। पर जो 33% आरक्षण है इसमें एससी एसटी को 33% में से 33%, नहीं समझ में आया, यानी कि 33% सीट जो बनेगी टोटल में से, यानी मान लीजिए कि 100 सीट है, उदाहरण के रूप में ले लीजिए 100 सीट है, 100 सीट में से 33 सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई, महिला के लिए, ठीक है। इस पर पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। ये जो सीट है अगर निर्धारित की गई तो इस पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ेंगे, महिला के लिए है। अब महिला में भी आप देखेंगे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी आती हैं। अब इनमें आप देखेंगे तो ये जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इन्हें भी अलग से वंचित वर्ग कहा जाता है। महिलाओं में भी वंचित वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी आएंगे। अब महिला में भी इन जो 33% सीट है इसमें 33%, यानी कि 33 सीट है, 33 का 33%, 33 सीट का 33%, इसका 1/3 यानी कि 1/3 सीट रिजर्व होगी। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगी, जो कि सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी थी महिला के लिए, यानी महिलाओं में से महिला को रिजर्वेशन मिलेगा। पर किस महिला को? ओबीसी को नहीं मिलेगा, एससी और एसटी को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा था रिजर्वेशन का मामला। तो वीडियो बस आपको सिर्फ जो है समझाने के लिए था, इसका किसी राजनीतिक रूप देने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह आपको समझाने के लिए था। आप अगर इस वीडियो को समझ पाए हों, महिला आरक्षण को समझ पाए हों, और समय की मांग है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए और दिया गया, सरकार को नमन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें और जानकारी ले सकें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।